रहा है। नमस्कार सर। आप सभी साथियों को प्रणाम। मुक्तिबोध साहित्यिक मंच के बानी मबानी श्रद्धेय प्रोफेसर सूर्य नारायण जी और इस मंच से जुड़े दोस्तों, बनारस में युवा मित्र मानवेंद्र जी, इतने बड़े विषय भारतीय नवजागरण और भारत की खोज श्रृंखला के तहत बालकृष्ण भट्ट के जानिब से नवजागरण के लोकवृत्त पर बातचीत करने का मौका देने के लिए मैं मुक्तिबोध साहित्यिक मंच के प्रति आभारी हूँ। लेकिन नवजागरण की इस व्यापक परिधि को समेटने की क्षमता मुझ में नहीं है, इसलिए संकोच भी है। खैर, हिंदी नवजागरण के मामूली विद्यार्थी की हैसियत से आप सबसे कुछ बातचीत करूँगा, जो हो सकता है बहुत अव्यवस्थित किस्म का हो, पर उसे व्यवस्थित करने की कोशिश ही तो नवजागरण है। मित्रों, आज का भारत 19वीं शताब्दी के भीतर बनना शुरू होता है और यह शुरुआत एक नए प्रबोधन के साथ होती है, जिसका उद्देश्य बुद्धिवादी जागरूकता के अलावा राष्ट्रीय आत्म पहचान को कायम करना भी है। 19वीं शताब्दी के नवजागरण में जिस भारत और भारतीयता को स्थापित करने की कोशिश हो रही थी, उसकी पृष्ठभूमि में एक तरफ मध्यकालीन संत भक्त कवियों की उदार सहजता और सांस्कृतिक संवाद धर्मिता की चेतना थी, तो दूसरी तरफ औपनिवेशिक जातीय तनाव के भीतर राजनीतिक सांस्कृतिक प्रबोधन की चिंताएं भी थीं। मित्रों, जैसे भारत भिन्न भिन्न राष्ट्रीयताओं का एक समुच्चय है, वैसे ही भारतीय नवजागरण भी भिन्न भिन्न भाषा भाषी समूहों के भीतर की बौद्धिकता और जनपदीयता की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिफलन है। प्रायः यह कहा जाता है कि 19वीं शताब्दी ज्ञान और परिवर्तन की शताब्दी है। इसलिए नवजागरण के भीतर बुद्धिवादी जागरूकता और परिवर्तन की चाह प्रबल है। यह बात सच भी है, लेकिन मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि 19वीं शताब्दी ज्ञान, विज्ञान और परिवर्तन की शताब्दी तो है ही, साथ ही वह असहमत की भी शताब्दी है। इसलिए भारतीय नवजागरण में संवाद धर्मी असहमत की चेतना को समझने की ज़रूरत है, और आज के दौर में उस असहमत की चेतना को समझने की ज़रूरत पहले से अधिक है। हमारे नवजागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता संवाद धर्मी असहमत भी है। तिलक, राणा डे, फुले, गोखले, राम मोहन राय, विद्यासागर, राधाकांत देव, विवेकानंद, गुरजाटा अप्पाराव, वीरेशलिंगम पतुल से लेकर सर सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब जी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, और इतना ही नहीं बल्कि हिंदी प्रदेश में भारतेंदु, सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी तथा बाल मुकुंद गुप्त तक असहमत के मुकाबले सहमत के मुकाबले असहमत के स्वर अधिक प्रबल हैं। सहमत बहुत कम है, असहमत के बहुत सारे स्वर इस नवजागरण में सुनाई पड़ते हैं। हिंदी प्रदेश के नवजागरण में भी इस असहमत को देखना दिलचस्प है। भारतेंदु से लेकर प्रगतिशील आंदोलन तक नवजागरण की वह संवाद धर्मी असहमति साफ दिखती है, जिसकी बुनियाद 19वीं शताब्दी के नवजागरण में है। साथियों,
जिस भारतीय नवजागरण का एक हिस्सा हिंदी नवजागरण है, उसके अध्ययन और उसके विश्लेषण में 19वीं शताब्दी के नवजागरण की जो पूरी बहस है, वह बहस भारतेंदु मंडल से शुरू होती है। और उस भारतेंदु मंडल के से शुरू होने में भारतेंदु युग जब आप कहते हैं तो वो पूरी बहस भारतेंदु के आसपास घूमती है। और यह पूरी बहस भारतेंदु युग को एक अखंड विचार चेतना मानकर, एक ही तरह की सामूहिक चेतना मानकर होती है, जबकि भारतेंदु मंडल के भीतर और उसके समानांतर भिन्न भिन्न विचार समूहों की संगठित सक्रियता बनी हुई है, दिखाई देती है। ध्यान रखने वाली बात तो यह है कि भारतेंदु युग और जो हिंदी नवजागरण पर विचार करने वाले ज़्यादातर लोग हैं, उन सब ने प्रायः भारतेंदु युग पर विचार करते हुए इस भिन्न भिन्न तरह के जो असहमत मंडल हैं, भारतेंदु मंडल के भीतर ढेर सारे उपमंडल हैं। बालकृष्ण भट्ट का अलग मंडल है, राधाचरण गोस्वामी का अलग मंडल है, प्रताप नारायण मिश्र का अलग मंडल है, और एक मंडल मुरादाबाद के लेखकों का है, उस पर तो एक मुकम्मल किताब ही है। पटना में चैतन्य पुस्तकालय है, गाय घाट में बाबू खड़ग विलास प्रेस बाबू रामदीन सिंह का केंद्र ही है नवजागरण के। फिर बताते हैं कि उन्हीं के यहाँ, बाबू रामदीन सिंह के यहाँ, उन्होंने शतरंज की तर्ज पर एक खेल देखा था, अतरंज। यह भारतीय मतलब एक खेल था अतरंज जो उनके पास था बाबू रामदीन सिंह के यहाँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भिन्न भिन्न तरह की चीज़ें हैं, और जब आप भारतेंदु मंडल कहते हैं तो उससे एक ही तरह की चेतना का बोध होता है। आप देखेंगे कि भारतेंदु मंडल के भीतर जो उपमंडल हैं वो एक दूसरे से कितना भिन्न है। प्रेमघन का एक मिर्ज़ापुर में मंडल है, इलाहाबाद का मंडल नवजागरण के लेखकों में सबसे अधिक राजनीतिक रूप से प्रखर मंडल है, और उसका कारण यह है कि उस मंडल की धुरी बालकृष्ण भट्ट हैं। रामविलास जी ने भारतेंदु युग वाली किताब के दूसरे संस्करण में लिखा है कि हिंदी आलोचकों से मैं निवेदन करूंगा कि वे भारतेंदु युग के लेखकों पर अलग अलग पुस्तकें लिखने की तरफ ध्यान दें और उनकी अप्रकाशित रचनाओं को प्रकाश में लाने का प्रयत्न करें। इससे भारतीय संस्कृति के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। अगर भारतीय संस्कृति के इतिहास को समझने में मदद न भी मिले तो भी भारतेंदु युग के लेखकों पर अलग अलग विचार करने से 19वीं शताब्दी की उस ज्ञान चेतना की विविधता का पता चलता है। यह नवजागरण सिर्फ कुछ 19वीं शताब्दी के धार्मिक सुधार के सवालों तक सीमित नहीं है। यह नवजागरण हिंदी ज्ञान अंतरिक्ष के बड़े आयतन को अपने भीतर समेटता है, और उसको देखने के लिए केवल एक पत्रिका, केवल एक लेखक या केवल 2-4 लेखकों पर बात करना मुनासिब नहीं है। जो लोग भी समूचे नवजागरण की जो अर्जित उपलब्धियां हैं उनको खारिज कर रहे हैं या उन पर प्रश्न उठा रहे हैं, ढेर सारे प्रश्न उठा रहे हैं, तो प्रश्न उठाना तो ठीक है, क्योंकि इन प्रश्नों के भीतर ही नवजागरण की उस चेतना को में प्रवेश करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो लोग इस नवजागरण को पिछड़ा, संकीर्ण और गैर प्रगतिशील साबित कर रहे हैं या उसके भीतर धार्मिक और सांप्रदायिक चीज़ें खोज रहे हैं, उसकी बुनियाद देख रहे हैं कि उसी के भीतर से यह सब चीज़ें निकली हैं, और इसको स्थापित करने के लिए जो तलवार भांज रहे हैं, तो तलवार भांजना तो ठीक, लेकिन आप हड़बड़ी में जब तलवार भांजते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि जब ये तलवार कहीं हाथ से जब छूटती है तो आहत कौन होता है, खंडित कौन होता है। तो समूचा वह जो नवजागरण का नवजागरण की जो ज्ञान मीमांसा है, उस ज्ञान मीमांसा को से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो संस्थाएं हैं, इसीलिए आज यह विषय शीर्षक है बालकृष्ण भट्ट और हिंदी नवजागरण का लोकवृत्त। यह लोकवृत्त केवल कविता, कहानी और नाटक और निबंध लिखने से नहीं बनता है। लोकवृत्त बनता है संस्थाओं की भूमिका से, बहस करने से, असहमति से,
विचार एक दूसरे के साथ विचारों की साझेदारी करने से, एक दूसरे से ग्रहण और त्याग के विवेक से यह लोकवृत्त विकसित होता है। इस लोकवृत्त के विकास में बालकृष्ण भट्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि भारतेंदु मंडल में, जैसा मैंने कहा कि सबका स्वर एक सा नहीं है, भारतेंदु, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, काशिफ शाह जायसवाल, राधाचंद्र गोस्वामी, कार्तिक प्रसाद खत्री, इन सबका अपना विशिष्ट महत्व है, अपना विशिष्ट स्वर है। एक के विचार क्षेत्र से निकलकर दूसरे के विचार क्षेत्र में जाना, विचारों की बिल्कुल अलग दुनिया में जाना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र में देश हितैषिता के साथ भाव सौंदर्य की कलात्मकता है। प्रताप नारायण मिश्र में खिलंदड़ापन के साथ सांस्कृतिक विजय की महत्वाकांक्षा का स्वर है। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन में लोक रंग और लोक संपृक्ति की भावना है। राधाचरण गोस्वामी के यहाँ धार्मिक विरोध की उग्रता है। लेकिन बालकृष्ण भट्ट के यहाँ राजनीतिक चेतना का सुसंगत दृष्टिकोण, अंग्रेजी राज विरोधी सुसंगत दृष्टिकोण उनके यहाँ विकसित होता है। मैं जब इस बात पर जोर दे रहा हूँ तो यह इस आशय के साथ जोर दे रहा हूँ कि नवजागरण में जिस ज्ञान चेतना का विकास होना है, या जिस हिंदी भाषी समाज को लेकर के जिस चेतना को जाना है, उसमें बहुत प्रखर और मुखर दोनों, जितना बालकृष्ण भट्ट हैं वैसे कम लेखक मिलेंगे। वह इस नवजागरण की बहस की भाषा भी देते हैं और उसकी सामग्री भी, कि आप बहस करें कैसे, आप किस भाषा में बहस करें। ये नवजागरण की ज्ञान मीमांसा की बहस प्रताप नारायण मिश्र की भाषा में नहीं हो सकता, राधाचंद्र गोस्वामी की भाषा में नहीं हो सकता। उसके लिए एक सुसंगत और संयत और बहुत प्रखर भाषा की जरूरत है, एक तेजस्वी राजनीतिक चेतना की जरूरत है, जिसके केंद्र बालकृष्ण भट्ट हैं। हिंदी प्रदेश के नवजागरण के संदर्भ में बालकृष्ण भारतेंदु मंडल के महत्वपूर्ण प्रतीक बालकृष्ण भट्ट एकदम भिन्न किस्म की चेतना को लेकर के आगे बढ़ते हैं और एक नया प्रस्थान देते हैं, जिसका विकास बाद में राधा मोहन गोकुल, बाल मुकुंद गुप्त, सत्यभक्त और कृष्णकांत मालवी जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे पत्रकारों ने बाद में किया। इसलिए हिंदी प्रदेश में बलिपंथी पत्रकारिता के जनक, या उस नवजागरण में, हिंदी नवजागरण में बलिपंथी चेतना के जनक, प्रस्थान बिंदु बालकृष्ण भट्ट हैं। 1857 के बाद भी हिंदी प्रदेश में विरोध की चेतना मध्यम नहीं हुई थी। अगर यह देखना हो तो बालकृष्ण भट्ट की पत्रकारिता और हिंदी प्रदीप की फाइलों को देखना चाहिए। एक तरह से हिंदी प्रदीप का प्रकाशन ही उन्होंने इसलिए किया था कि इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए। इसलिए मैं उपन्यास, नाटक लिखने को तो उन्होंने नाटक भी लिखा, उपन्यास भी, और 2-3 कहानियाँ भी, और कुछ लोकप्रिय शैली में कविताएं भी जो बड़ी शानदार हैं, जिन पर हिंदी में प्रायः चर्चा नहीं हुई है कि बालकृष्ण भट्ट ने कविताएं भी लिखी हैं। लिखने को तो ये सब लिखा उन्होंने, लेकिन जो युग विधायक उनका महत्व स्थापित होता है वो उनकी वैचारिक टिप्पणियों के माध्यम से होता है, और वह टिप्पणियाँ हिंदी प्रदीप में संपादकीय के तौर पर या भिन्न भिन्न मुद्दों पर लेख की शक्ल में लिखी गई थी। बालकृष्ण भट्ट के पूर्वज मालवा के रहने वाले मालवी ब्राह्मण थे, और वह बाद में ललितपुर आए और कंपनी शासन के दौर में वो इलाहाबाद के अहियापुर मोहल्ले में बस गए। वैसे ही जैसे मदन मोहन मालवीय के भी पूर्वज मालवा के रहने वाले थे, वहाँ से आए थे इलाहाबाद में। वो गौड़ ब्राह्मणों का वो कुनबा पूर्वांचल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, बनारस और इलाहाबाद में छोटे छोटे समूहों में आकर के बसा। और पिता परिवार की तरफ से किराने का व्यापार का काम होता था, और पिता की मृत्यु के बाद इनके बाबा की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने, इनके पिता और चाचा ने, उसी किराने के व्यापार को आगे बढ़ाया।
भट्ट जी की जो माँ थी वो नहीं चाहती थीं कि बालकृष्ण भट्ट इस पेशे में रहें। पिता चाहते थे कि बालकृष्ण भट्ट इस पेशे को संभालें, पढ़े लिखे ना, लेकिन माँ चाहती थी कि नहीं वह पढ़े लिखें, और माँ के प्रभाव से वह मिशन स्कूल में उनका दाखिला होता है। और एक चीज़ मैं यहीं बता देना चाहता हूँ कि कम उम्र में ही बालकृष्ण भट्ट जब मिशन स्कूल में पढ़ने गए, उसी के आसपास उनकी माँ की मृत्यु हुई। पिता बेनी प्रसाद भट्ट जब दूसरे विवाह के लिए तैयार हुए, जब दूसरे विवाह करने की योजना बनी और जब बारात चलने लगी, तो जीवनीकार लक्ष्मीकांत भट्ट ने लिखा है कि बेटे ने पिता का पैर पकड़ लिया इस शादी को रोकने के लिए। कोई लड़का इतना बेअकल हो, इतना बेअदब हो कि पिता को दूसरी शादी करने से रोके, लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने पैर पकड़ लिया तो फिर छोड़ा नहीं, शादी नहीं हुई, जा नहीं पाए। जीवनीकार लक्ष्मीकांत भट्ट ने बड़ा शानदार वर्णन किया है कि पंजेब का कुर्ता और अंगरखा और सब पहन ओढ़ के चले, और बेटे ने पैर पकड़ा तो लिखा कि हाथ नहीं था, जैसे हाथ है कि रेल का बंद फाटक, फिर छोड़ा ही नहीं, और वह शादी नहीं हुई। तो यह जो विरोध की चेतना है उसको घर से लागू करते। मैं कह रहा हूँ कि सकर्मक बुद्धिजीवी जब कह रहा हूँ बालकृष्ण भट्ट को, या जब इस रूप में देखने के लिए प्रस्तावित कर रहा हूँ, तो इसकी शुरुआत घर से होती है। उन्होंने दूसरा विवाह करने से पिता को रोक दिया, और मिशन स्कूल में दाखिले के बाद वो पढ़े, और वहीं बाद में उसी स्कूल में वह अध्यापक हो गए। हालांकि कुछ दिनों के बाद जब मिशन स्कूल के पादरी ने उन पर क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करने का दबाव बनाया तो उन्होंने छोड़ दिया, और बाद में वो शिवराखन स्कूल, जानसनगंज शिवराखन स्कूल इलाहाबाद में फिर वो अध्यापक हुए। उन्हीं के दौर में आप जब देखते हैं कि हिंदी 1857 की उपस्थिति हिंदी प्रदेश के नवजागरण में या हिंदी लेखकों के यहाँ बहुत पॉजिटिव नहीं है, कहते हैं बहुत बार उसकी वह उपस्थित भी नहीं है 58 किसी भी रूप में, कई लोगों के यहाँ वह उपस्थित भी नहीं है। लेकिन 1857 की चेतना मध्यम नहीं है। 1857 के विपर्य साबित करने के लिए इस नवजागरण को, अगर आप यह कहेंगे कि एक तरफ शिव प्रसाद सितारे हिंद को देखिए और दूसरी तरफ सर सैयद को देखिए, और जब सर सैयद को आप कहते हैं कि देखिए, तो इसका मतलब कि आप मान करके चलते हैं कि समूची मुस्लिम जो आइडेंटिटी है उसके एकमात्र प्रतीक नवजागरण में सर सैयद हैं। वैसे ही मसलन समूची हिंदू आइडेंटिटी के एकमात्र प्रतीक सितारे हिंद हैं, यह मान करके आप चलते हैं। आप यह नहीं देखते कि 1857 की चेतना हिंदी प्रदेश में कैसी है। उसी की स्मृति में अनार के छत्ते के नीचे देवबंद में उसकी स्थापना होती है दारुल उलूम की, और स्थापना करने वाले वो लोग हैं 1857 के बागी हैं जिन्होंने डायरेक्ट उस आंदोलन में भाग लिया है, और वह ठीक सर सैयद के लाइन के विरोध की चेतना है। हिंदी प्रदेश में 1857 कैसे उपस्थित है यह देखने के लिए आप बालकृष्ण भट्ट के यहाँ देखिए। बालकृष्ण भट्ट न सिर्फ 57 पर संपादकीय टिप्पणियों में 57 को भूले नहीं हैं। 57 बार बार आता है कि 60 साल पहले यह जो तुमने कहा था, ये जो आपने कहा था, यह आपने कहा था। एक दूसरे कोण से आप देखें तो 1 नवंबर 1858 को जो विक्टोरिया के घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में सुनाया था, उसके 50 साल पूरे होने पर वहाँ जो प्रोक्लेमेशन पिलर बना जिसका नाम लॉर्ड मिंटो पार्क है, ये इसके निर्माण में मदन मोहन मालवीय वगैरह की भूमिका है। लेकिन इसके पीछे की जो मंशा है वह मंशा यह है कि 58 का जो घोषणा पत्र है उसको हर आदमी, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति किताब में उस घोषणा पत्र को नहीं पढ़ सकता है, ऐसा लोकवृत्त नहीं विकसित हुआ है। तो उस लोकमानस पर उस स्मृति को ताज़ा रखने के लिए नवजागरण के नायकों ने प्रोक्लेमेशन पिलर की योजना बनी, और मिंटो के नाम पर वह आप यह न भूलें कि उत्तर प्रदेश के सर जॉन हीवेट उस प्रोक्लेमेशन पिलर की योजना के विरोध में थे, जबकि वह लॉर्ड मिंटो के नाम पर होना था, और उस पर वह कैनिंग ने जो पढ़ा था वह विक्टोरिया के घोषणा पत्र खुदा हुआ आपको मिलेगा। वैसे ही
1857 में बार बार भारतेंदु कहते हैं, प्रताप नारायण मिश्र जब लॉर्ड चार्ल्स ब्रैडला भारत आते हैं तो उनको कहते हैं कि जाके विक्टोरिया से कहिएगा कि संसद 53 माह करिए जो भाषा अवश्य पूर्ण अभिलाषा। वो अभी पूरा नहीं हुआ है, जो 58 में उन्होंने घोषणा की थी, जो सब जवाब दिखाया था, तो वह पूरा नहीं हुआ है। बाल कृष्ण भट्ट के यहाँ 57 बार बार आता है। वो कहते हैं कि यह ऐसे नहीं होगा, यह मांगने से नहीं मिलेगा। कांग्रेस की राजनीतिक चेतना से वह आगे बढ़े हुए हैं, यह मांगने से नहीं मिलेगा, इसे लेना पड़ेगा। वह बार बार कहते हैं। मतवाला के संस्थापक महादेव प्रसाद सेठ जब कलकत्ते में प्रेस खोलते हैं तो उसका नाम बालकृष्ण प्रेस रखते हैं। बालकृष्ण भट्ट वहाँ भी। शिवराखन स्कूल में जब बालकृष्ण भट्ट अध्यापक हैं, आप उसी दौर में देखिए, स्वदेशी के मेले की शुरुआत होती है, जहाँ पहली बार राधा मोहन गोकुल बालकृष्ण भट्ट से वगैरह से मिलते हैं, पंडित सुंदरलाल से मिलते हैं। और बाद में राधा मोहन गोकुल आर्य समाज से लेकर के और कम्युनिस्ट पार्टी तक गए। ईश्वर के बहिष्कार तक की जो राधा मोहन गोकुल की यात्रा है, इस तरह के ढेर सारे नौजवानों का, जिनका जिक्र मैं कोशिश करूंगा कि बाद में हो, उन सब की धुरी बालकृष्ण भट्ट हैं। हालांकि वो शिवराखन स्कूल में भी लंबे समय तक नहीं रहते हैं, वहाँ से भी वह उनको छोड़ना पड़ता है अपनी इसी लाइन की वजह से, अपनी राजनीतिक चेतना की वजह से। 1877 में हिंदी प्रदीप का जो प्रकाशन किया बालकृष्ण भट्ट ने, उसका उद्देश्य ही था कि पश्चिमोत्तर देश की राजधानी में एक ऐसे समाचार पत्र का होना आवश्यक है जिसमें राजकाज संबंधी बातों पर राय दी जाए, सब प्रकार की खबर हो, विज्ञान, खगोल आदि विद्या संबंधी विषयों पर लेख जाएं। केवल साहित्यिक पत्र निकालना बालकृष्ण भट्ट का उद्देश्य नहीं था। इसलिए आप देखें कि 1857 से लेकर के 90 तक, इस बीच लगभग 13 साल तक हिंदी प्रदीप उग्र वैचारिक चेतना का केंद्र है। 90 में जानबूझ के कह रहा हूं, 90 में ऊपर जो यह सब लिखा रहता था कि राजकाज संबंधी बातों पर राय दी जाए, और इसकी जगह पर भीतर तो वहीं छपता था, लेकिन 90 के बाद उसके ऊपर साहित्य समाज का पत्र छपने लगा। लेकिन यह केवल ऊपर छपता था, भीतर की विषय सामग्री आप जब देखेंगे, उस हिंदी प्रदीप के विषय कैसे होते थे। लॉर्ड डफरिन का शासन और रिपन के शासन में बहुत अंतर है। दीन प्रजा उन्मूलन, सरकार बनारस के विद्रोह में क्यों पड़ती है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए, पश्चिमोत्तर प्रांत में अंग्रेजी राज की क्या भूमिका है, ये दीन प्रजा उन्मूलन, इनकम टैक्स, सेना पर खर्च, पटवारी एक्ट, बेगार प्रथा, राजनीतिक टिप्पणियों की एक लंबी श्रृंखला हिंदी प्रदीप में आपको मिलेगी। 1888 में बालकृष्ण भट्ट कायस्थ पाठशाला में अध्यापक होते हैं। उनके मित्र मुंशी, नाम मैं भूल रहा हूँ, राम प्रसाद या राम प्रसाद, उसके प्रेसिडेंट हैं, और कायस्थ पाठशाला में वह अध्यापक होते हैं। और हिंदी प्रदीप भी अब थोड़ा सा सज धज के साथ निकलने लगता है, जीवन में थोड़ा सा सुकून आता है। और कायस्थ पाठशाला में ही एक ऐसी दुनिया बनती है, विचार के कुछ ऐसे साथी बनते हैं, पुरुषोत्तम दास टंडन, पंडित सुंदरलाल, चेतनानंद, ब्रजमोहन व्यास, जयकृष्ण व्यास के बेटे जो इलाहाबाद के प्रसिद्ध डॉक्टर जयकृष्ण व्यास, रामानंद चटर्जी, नेपाल चंद्र राय, मनमोहन कूल, मनमोहन शुक्ल, माधव शुक्ल, ये जो इलाहाबाद में कुछ नौजवानों की पीढ़ी उनके आसपास तैयार होती है, उन पर बहुत बढ़िया संस्मरण बाद में पंडित सुंदरलाल ने लिखा है कि कैसे वो जब लाहौर से पढ़ के डीएवी कॉलेज से जब इलाहाबाद आए तो बालकृष्ण भट्ट के आसपास नौजवानों की एक ऐसी पीढ़ी तैयार हो रही थी, एक ऐसे लोग जुड़ रहे थे जिन्होंने बाद में बड़ी क्रांतिकारी चेतना का विकास किया। हिंदू बोर्डिंग हाउस के मसले पर मदन मोहन मालवीय और बालकृष्ण भट्ट के मतभेद बहुत पहले से थे, लेकिन उस हिंदू बोर्डिंग हाउस में नरेंद्र देव भी थे।
इसलिए मैं कहता हूं कि नवजागरण की चेतना पर बात करते हुए आप यह ध्यान रखें कि कई बार राजनीतिक रूप से जो लेखक बहुत प्रखर दिखता है उसकी सामाजिक चेतना उतनी प्रखर नहीं है। कई बार धार्मिक रूप से सनातनी परंपरा से जुड़ा लेखक राजनीतिक चेतना में बहुत आगे बढ़ा हुआ है। इसके बड़े उदाहरण हैं माधव प्रसाद मिश्र और गदाधर सिंह। नरेंद्र देव के पिता सनातन धर्म महामंडल से जुड़े हुए थे और इस सनातन धर्म महामंडल में दो तरह के सनातन धर्म महामंडल मानता था कि नृपतंत्र होना चाहिए हिंदुस्तान में। वह 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भी मानता था कि भारत में नृपतंत्र होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग सनातन धर्म मंडल से जुड़े हुए लोगों ने कहा कि नहीं, सनातन भारत में लोकतंत्र होना चाहिए। उसमें मालचंद मालवीय जी भी थे जिन्होंने कहा कि नहीं, लोकतंत्र होना चाहिए। बालकृष्ण भट्ट ने सनातन धर्म महामंडल को धर्म का सबसे बड़ा तितिम्बा कहा कि यह धार्मिक चेतना के तितिम्बा है, यह बर्रे का छत्ता है। इस तरह की वैचारिक चेतना हिंदी में निर्मित करने बालकृष्ण भट्ट आ रहे। तो नरेंद्र देव का नाम बदला उन्होंने। माधव प्रसाद मिश्र ने कहा कि क्या नाम है, पूछा कि सुनाओ कुछ, तो शिवतांडव पूरा लगे सुनाने सीतापुर में। तो उन्होंने कहा कि क्या नाम है, तो बताया कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव उनका नाम था। तो उनके पिता को उन्होंने डांटा कि क्या नाम रखे हो फालतू इसका आशीर्वादी लाल, कोई नया ऐसा नाम रखो जो अपील करे। वो खुद सनातनी लेखक थे, उनकी बहस हुई बाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ। तो उन्होंने नाम रखा नरेंद्र देव और कहा कि तुम इलाहाबाद जाओ तो हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहना। एक सनातनी लेखक राय दे रहा है कि हिंदू बोर्डिंग हाउस में रहना, हिंदू बोर्डिंग हाउस के नाम पर मत जाइए। हिंदू बोर्डिंग हाउस के रहने वाले लोग प्रोविंशियल कॉन्फ्रेंस के सवाल पर जब उनको निकाला गया तो इलाहाबाद का पूरा बौद्धिक समाज दो हिस्सों में बंट गया। मोतीलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय जैसे लोग एक तरफ और इस तरह उग्र वैचारिक चेतना के लोग एक तरफ। हिंदू बोर्डिंग हाउस नए तरह के विचार समूह को बनने वाले विद्यार्थियों का केंद्र था और उस केंद्र के निर्माता बालकृष्ण भट्ट थे। हिंदी प्रदीप के लेखकों की सूची अगर आप देखें तो उन लेखकों की सूची से आपको उसकी लोकवृत्ति और विषय सामग्री देखें तो उसकी विषय विविधता और लोक उसके जुड़ाव का आपको पता चलता है। हिंदी प्रदीप का विमोचन भारतेंदु ने किया था और भारतेंदु जब गए भाषण देने, हिंदी वर्धिनी सभा का भाषण देने, तो इलाहाबाद के उत्साही नौजवानों ने एक जगह होकर के एक पत्रिका निकालने की योजना बनाई और बालकृष्ण भट्ट को संपादक बनाया। और बनते ही, पत्रिका के छपते ही लॉर्ड लीटन का प्रेस एक्ट आया और इस पर बैन लगा और विक्टोरिया प्रेस वालों ने इसे छापने से मना कर दिया। भारतेंदु ने जो भाषण दिया था विमोचन, वो पद्यबद्ध भाषण था, पद्य में भाषण था। 98 छंद का वह भाषण था हिंदी वर्धिनी सभा के। हिंदी वर्धिनी सभा से ही यह पत्र पहली बार निकला था। तब संयुक्त रूप से सभा, उसकी वर्धिनी सभा का यह पत्र था। बाद में बालकृष्ण भट्ट ने अकेले जीवट पर, जब विक्टोरिया प्रेस ने छापने से मना कर दिया और हिंदी वर्धिनी सभा के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं हम इसमें नहीं हैं, तो बालकृष्ण भट्ट ने इसे स्वयं अकेले दम पर उसी पद्यबद्ध भाषण, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, उसी हिंदी प्रदीप के उद्घाटन लोकार्पण समारोह में वह दिया गया भाषण है। विविध कला, उसी भाषण में भारतेंदु कहते हैं कि विविध कला शिक्षा यमित ज्ञान अनेक प्रकार, सबदे सन से ले करहूँ भाषा माँ ही प्रचार। चारों तरफ से लेकर के कला, शिक्षा, दर्शन की चीज़ों को लेकर के अपनी भाषा चेतना में प्रचार प्रसार करें। 1871 में जातीय संगीत में वह नवजागरण के विषय सुझाते हैं कि किन किन विषयों पर काम होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब आप ध्यान में रखें और हिंदी प्रदीप को देखें तो देखें कि हिंदी प्रदीप सीमित अर्थों में, या बालकृष्ण भट्ट सीमित अर्थों में साहित्यकार भर नहीं है, वह एक युगांतकारी विचारक हैं। आप देखिए कि हिंदी प्रदीप में क्या छपता है। हिंदी में गणित की कोई किताब है नहीं, हिंदी में दर्शन की कोई किताब है नहीं, हिंदी में इतिहास की कोई उस तरह की किताब है नहीं जिसको अकादमिक तौर पर आप प्रस्तुत कर सकें कि नहीं ये। लेकिन आप उसी दौर में बनारस में विज्ञान प्रचारणी सभा की स्थापना की क्वींस कॉलेज के विद्यार्थियों ने। यह नागरिक चारणी सभा के बनने की पहले की घटना है और विज्ञान प्रचारणी सभा के स्थापित करने वाले जो विद्यार्थी थे उसमें एक महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी भी थे।
हिंदी में मेरे ख्याल से मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, लेकिन समूची भारतीय भाषाओं में डायनेमिक कैलकुलस पर पहली किताब हिंदी में लिखी गई। और किसी में मुझे इलाहाबाद में बाद में विज्ञान परिषद की स्थापना हुई, उसमें भारतीय भाषाओं में इस तरह के लेखन पर बहुत सारे उसकी खोज रिपोर्ट निकली। लेकिन गणक तरंगिणी जो गणित बेस्ड किताब है, और डायनेमिक कैलकुलस पर चलन कलन नाम से, चलराशि कलन नाम से एक और उनकी किताब है जिसकी भूमिका अंग्रेजी में लिखी महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ने। चलन कलन नाम से उन्होंने कैलकुलस पर किताब लिखी जिसका विज्ञापन हिंदी प्रदीप में छपा और बालकृष्ण भट्ट ने एक नोट लिखा। अब बाद में जो यह कहा जाता है कि सरस्वती पत्रिका ने बुद्धिवादी एक आंदोलन की शुरुआत की और ज्ञान चेतना का प्रसार किया, इसका उत्स भारतेंदु युग के वहाँ है, बालकृष्ण भट्ट के यहाँ है। इसकी शुरुआत भट्ट मंडल के लेखकों ने कर दी थी। बालकृष्ण भट्ट मंडल के लेखकों में उस आप हिंदी प्रदीप की फाइलों में आप देखेंगे तो नदियों पर, भारत के गणराज्यों पर, इतिहास पर, संस्थाओं पर, भारतीय भवन पुस्तकालय पर करीब 4-5 टिप्पणियां, भारतीय भवन पुस्तकालय के हर जलसे की बड़ी रिपोर्ट बालकृष्ण भट्ट ने गौरी पाठशाला का निर्माण ही उन लोगों ने मिलकर के किया था। और कोई स्त्री पढ़ाने के लिए कोई महिला मिल ही नहीं रहती। अंत में अपनी बहू और पुरुषोत्तम दास टंडन की पत्नी को बालकृष्ण भट्ट ने तैयार किया। पुरुषोत्तम दास टंडन उनके विद्यार्थी थे, कायस्थ पाठशाला से पढ़े थे। उन्हीं की कविता बंदर महासभा को छापने पर हिंदी प्रदीप पर एक बार बैन लगा। जब यह बात की बात है 1908-9 की, 7-8-9 की बात है, 8 की बात है मेरे ख्याल से। हिंदी प्रदीप के जो लेखकों की सूची है उसमें आप देखेंगे अंबिका दत्त व्यास, अनंतराम पांडे, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, मालवीय जी के चचा गदाधर मालवीय जिन्होंने मृच्छकटिकम पर लेख लिखा। इस तरह के लोग संस्कृत परंपरा पर, संस्कृत के ग्रंथों पर, संस्कृत साहित्य पर लेख लिखते थे। राधाचरण गोस्वामी के अपने सगे भाई गौरी चरण गोस्वामी भारतेंदु पत्रिका में अपने भाई की पत्रिका में लेख नहीं लिखते थे, क्योंकि उनसे उनकी लाइन अलग थी। उनका लेख छपा हिंदी प्रदीप में, गौरी चरण गोस्वामी का। भीमसेन शर्मा का लेख भोजवृत्ति सर्वदर्शन संग्रह पर उनका लेख छपा। मालवीय, खुद मदन मोहन मालवीय के 4-5 लेख उस दौर में, प्रारंभिक दौर में हिंदी प्रदीप में छपे। न्याय दर्शन, पिष्टपेषण, महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ जीवनी परक लेख, लक्ष्मण सिंह की जीवनी उन्होंने हिंदी प्रदीप में ही लिखी थी। रघुबर दयाल ने मम्मट पर, तो संस्कृत परंपरा पर लिखने वाले कुछ लेख भट्ट जी ने तय किए। उन्होंने पूरी व्यवस्थित तरीके से कुछ विदेश नीति और राजनीतिक ऐसे विषयों पर लिखने के लिए कि दुनिया भर में क्या हो रहा। वह नवजागरण के उन थोड़े से लोगों में से थे जो यूरोप में चल रही ज्ञान विज्ञान की गतिविधियों से भली भांति परिचित थे, और उनके मुकाबले हिंदू शास्त्रों के जड़ता की न सिर्फ आलोचना करते थे बल्कि नए तरह के प्रस्थान बिंदु के संकल्प को बढ़ावा देने के लिए लगे भी हुए थे। और इस उदयराम पंड्या को URP नाम से भी उनके कुछ लेख हिंदी प्रदीप में छपे। भारतवर्ष के साथ लॉर्ड लीटन का चिरस्मरणीय कृत्य, यह पूरे वैश्विक परिदृश्य में प्रेस एक्ट और लीटन की जो कठोरता है उसका मूल्यांकन है। कश्मीर का दुष्काल, कश्मीर आज केंद्र में है। कश्मीर जिस 19वीं शताब्दी में जिस ब्रिटिश ऐश चारागाह से निकल करके यहाँ तक पहुँचा है कि सारे जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनके लिए वह ऐशगाह है। वहाँ वह रंगरेलियाँ मनाने, अय्यासी करने जाते हैं, और कश्मीर पट्टे पर ले लिया गया है राजाओं के द्वारा। इन सारी चीज़ों का विवरण आपको 1885, 86, 88, 90 तक हिंदी प्रदीप में। काबुल के युद्ध में सरकार की दिलचस्पी, इस तरह के लेख उदयराम पंड्या ने लिखे। बालकृष्ण भट्ट का खुद एक लेख है कि काबुल के विद्रोह में सरकार क्यों पड़ती है, और अगर ब्रिटेन सरकार काबुल के विद्रोह में दिलचस्पी लेती है तो ले, उसका खर्च ब्रिटेन की सरकार दे, भारत से उसका खर्च क्यों लिया जा रहा है। काशी प्रसाद जायसवाल के कुछ विज्ञान परक लेख उस दौर में जब वो नए यूरोप से लौट करके आए थे, विकिरण, सभ्यता के प्रश्न, आधुनिक सभ्यता के प्रश्नों के उत्तर, हिंदी उपन्यास लेखकों की उलाहना, ये सब हिंदी प्रदीप में भी। भारतेंदु युग के एक और लेखक हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हैं, जिन पर हिंदी में नए ढंग से काम होना चाहिए,
हिंदी में यात्रा परक साहित्य की शुरुआत ठाकुर गदाधर सिंह से होती है। उनकी एक किताब है चीन में 13 मास। इस किताब पर भारती रामविलास जी ने लिखा भी है, हल छोटी सी टिप्पणी की है। उस किताब का चाइनीज में अनुवाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर कमलशील जी ने किया है, और वो किताब हिंदी में आउट ऑफ प्रिंट है नहीं। वो लखनऊ में दिलकुशा से छपी है, मेरे ख्याल से 1901 में वह छपी है। चीन में बॉक्सर युद्ध में वह चीन गए थे गदाधर सिंह, और जब आए तो उन्होंने पूरा मेमोयर लिखा। वह अपने तरह का अनूठा लेखन है जो 1900 के आसपास लिखा गया है। बाद में सरस्वती में खुद इस तरह के लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी कुछ लोगों के छापे, गदाधर सिंह के नहीं, दूसरे लोगों के। चीन में एक 13 मास उनकी एक किताब है। एडवर्ड अष्टम की तिलक जब उनको राजगद्दी मिली तो उसमें भारत से कुछ लोग बुलाए गए थे। उसमें महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी भी बुलाए गए थे, जिन्हें पंडितों ने, बनारस के पंडितों ने जाने नहीं दिया कि आप विलायत नहीं जा सकते, धर्म चला जाएगा। उसमें सेना की तरफ से, सेना की कुछ जवानों की टुकड़ी गई थी, उसमें गदाधर सिंह भी गए थे। उसका वर्णन उन्होंने लिखा। वो हिंदी में अपने तरह की अलग किताब है, एडवर्ड तिलक यात्रा। वो किताब भी लखनऊ से ही वो छपी है, अब उपलब्ध नहीं है। लेकिन वो अपने ढंग की, कैसे देवकली कैंप से वह जाया जाता है और कैसे भारतीय समाज की तमाम सारी उपलब्धियां और उसके अंतर्विरोध, उसकी असंगतियां साथ साथ वर्णन करते हुए लेखक इंग्लैंड तक जाता है और इंग्लैंड के लोगों से मिलता है। इंग्लैंड के लोग कैसे भारतीय लोगों को दिलचस्पी के साथ देखते हैं। इंग्लैंड में एक उदारवादी लोग हैं। इंग्लैंड की जनता साम्राज्यवादी नहीं है, उसमें बहुत सारे लोगों की भारत में दिलचस्पी है। उन सबका जो वर्णन करता है वह रोंगटे खड़े करने वाले। यह सब बालकृष्ण भट्ट उसकी पृष्ठभूमि में है। जापान का जातीय जीवन, समुद्र यात्रा निषिद्ध है, यह लेख उन्हीं का है, गदाधर सिंह का। ये सब हिंदी प्रदीप में छपे। हैजे जो रोग आजकल हम लोग जिस दौर में अभी एक बड़ी महामारी का हम सामना कर रहे हैं, हैजे और प्लेग तब के हिंदुस्तान के लिए बड़ी महामारी थी। उसमें इलाहाबाद के उनके मित्र जयकृष्ण व्यास, पंडित ब्रजमोहन व्यास के पिता, उनसे उन्होंने लेख लिखवाए। हैजे के कारण, निदान, रोकथाम, इस पर लंबी श्रृंखला। जोखन मिश्र क्रांतिकारी दल के नेता थे, स्वराज पार्टी के, उनके लेख मिलेंगे। प्रताप नारायण मिश्र के लेख, राधाचंद्र गोस्वामी के लेख, और फिर महत्वपूर्ण लेखक राधा मोहन गोकुल को छापने का साहस बालकृष्ण भट्ट ने किया। कारणों की माला, हेनरी पैट्रिक और सुसभ्य सम्मेलन, इस तरह के लेख राधा मोहन गोकुल के इलाहाबाद में रहते हुए बालकृष्ण भट्ट ने छापे। बहुत सारे लेख, उसमें कुछ ऐसे लेख पुरुषोत्तम दास टंडन के, ब्रजमोहन कूल के, ब्रजमोहन व्यास के, मदन मोहन शुक्ल मोरल सीकर्स क्लब के बनाने वाले थे। खुद उनके अपने बेटे महादेव भट्ट, चित्रदर्शन शीर्षक से उनके लेख। सूरत की बेडौल सूरत कांग्रेस पर उनकी टिप्पणी थी, उस पर रिपोर्टिंग करवाई। महादेव भट्ट बहुत प्रखर राजनीतिक लेखक थे। मधुमंगल मिश्र जबलपुर के बाद में वह हितकारिणी के संपादक बने, जबलपुर के कॉलेज में अध्यापक थे, वो कायस पाठशाला में उनके विद्यार्थी थे। माधव शुक्ल जो कर्मयोगी और अभ्युदय के बड़े पत्रकार थे, उन्हीं की कविता है बम क्या है, जिस कविता के बाद हिंदी प्रदीप पर 3000 रुपये का जुर्माना लगा था। लाला लाजपत राय के कुछ लेख हिंदी प्रदीप में छपे। मूलचंद भट्ट, उनके दूसरे लड़के, भारत के दुर्दिन के कारण, दुख का पहाड़, यह सब। रास बिहारी शुक्ल, लक्ष्मीकांत भट्ट जिन्होंने जीवनी लिखी उनकी, इन सब के लेख हिंदी प्रदीप के कुल लेख। उसमें एक ऐसा लेखक भी है जिसकी रचनाएं सबसे अधिक छपी और वह कोई बड़ा लेखक नहीं है, जिसका नाम है परसन। और अकेले परसन ऐसे लेखक हैं जिनकी रचनाएं हिंदी प्रदीप में सबसे अधिक छपी। कुल लगभग 70-72 उनके रचनाएं छपी। और वो लाई तिलकुट बेचते थे और इलाहाबाद में रेवड़ी तिलकुट बेचते थे। जाति से कालवार थे और पढ़े लिखे नहीं थे, वह गा कर बेचते थे। उन सब चीज़ों को बालकृष्ण भट्ट के सघन सोहबत में आर्य भट्ट जी ने उसे छापना शुरू किया। तो उनकी 65-66 बाद में उनकी मृत्यु पर जो संस्मरण लिखे लोगों ने, काशी प्रसाद जायसवाल और रास बिहारी शुक्ल वगैरह ने, उसमें परसन के और उनके रिश्ते पर बहुत मार्मिक टिप्पणियाँ की और मार्मिक ढंग से उसका बयान किया, वो कितने करीब थे। तो एक जो लोग कहते हैं कि हिंदी प्रदेश का नवजागरण केवल भद्र वर्ग के भीतर का नवजागरण है, उन्हें ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के लेखक अब्दुल रऊफ
जिनका मेल मिलाप, सांप्रदायिकता विरोधी हिंदी नवजागरण के दौर में प्रसिद्ध लेख है मेल मिलाप, जो हिंदी प्रदीप में छपा, और जो वह लाइन लेते हैं वह धर्मनिरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव दोनों को अपने में मिलाए हुए। अब्दुल रऊफ़ के लेख डुमरांव के रहने वाले अज्ञात लोग जिन्हें हम नहीं जानते हैं, हरदेव मिश्र, सोहन सिंह, फलाने सिंह, इन लोगों की टिप्पणियाँ हिंदी प्रदीप में छपी, अलवर से, डुमरांव से, छोटी छोटी जगहों से। तो एक बड़े लोक वृत्त को बालकृष्ण भट्ट पूरा करते हैं। और भारतेंदु युग के लेखकों में उनका जो परिवेश है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनका जो अपना सामाजिक परिवेश है, वो साधन संपन्न व्यक्ति नहीं थे। वो उन थोड़े से लोगों में से थे जो किसी तरह अपने रोजी रोटी का जुगाड़ कर रहे थे, चला रहे थे अपना घर परिवार। वो प्रताप नारायण मिश्र को पैसे की क्राइसिस नहीं थी। उनके पिता संकटा प्रसाद मिश्र बहुत बड़े ज्योतिषी थे। प्रताप नारायण मिश्र ने खुद बाद में लिखा है कि 40 रुपये मुझे किराए से मिलते थे और 15 रुपये की मैं एक अंग्रेज की ट्यूशन करता था, तो अंग्रेज बहादुर की कृपा से उस ज़माने में 55 रुपये महीने मिलते थे। उन्हें कुछ करने, परिवार था नहीं, पति पत्नी 2 ही लोग थे। राधाचरण गोस्वामी के पास खुद इतने लोग थे कि उनको चंदा बहुत सारा मिल जाता था। संघर्ष नवजागरण के लेखकों का अपना था, लेकिन बालकृष्ण भट्ट तो एक मामूली अध्यापक, 5-6 लड़के, भरा पूरा परिवार, हिंदी कहते थे कि एक लड़का हिंदी प्रदीप भी है, इसे भी संभालना। और हिंदी प्रदीप को लेकर के 32 साल तक उस ज्ञान चेतना को लेकर के कैसे कैसे हिंदी प्रदीप आगे बढ़ा। तो हिंदी प्रदीप की कहानी इतनी कारुणिक है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई प्रेस नहीं मिलता था उसको छापने के लिए। हिंदी प्रदीप को इतने सालों में एक ही साल में 2-2 प्रेस के चक्कर लगाने पड़े। सुंदरलाल ने अपने प्रेस से छापा, वहीं 5 साल एक प्रेस से हिंदी प्रदीप निकला। बाकी तो हिंदी प्रदीप को विक्टोरिया प्रेस, बनारस के लाइट प्रेस, प्रयाग यंत्रालय, देशोपकारक प्रेस, प्रयाग प्रेस, सरस्वती प्रेस, यूनियन प्रेस, अभ्युदय प्रेस, न जाने कितने 15 प्रेस का चक्कर काटते हुए हिंदी प्रदीप 1910 में बंद हुआ, सदा के लिए बंद हो गया। उनके शिष्य ब्रजमोहन व्यास ने लिखा है कि लिस्ताने हयात का न सुन चंद रोज किस्सा, बहार आई थी बरसों में, खिजा आई घड़ी भर में। और हिंदी प्रदीप नष्ट हो गया। एक प्रखर राजनीतिक पत्र, इलाहाबाद में इंडियन प्रेस था। सरस्वती को छपने के लिए उस लोकवृत्त में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। बड़े प्रेस थे इलाहाबाद में, लेकिन किसी ने 1907 में पहली बार मालवीय जी ने कहा, 1906 में बालकृष्ण भट्ट की खष्टिपूर्ति पर सरस्वती में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा, और उस लेख में कहा कि बड़ी प्रशंसा की हिंदी प्रदीप की कि पश्चिमोत्तर प्रांत में निकलने वाले पत्रों में एक हिंदी प्रदीप ही है जो कि राजनीतिक चेतना में सबसे अधिक प्रखर पत्र है। अगर यह पत्र अंग्रेजी में होता तो इसको सम्मान मिलता, अगर यह दुनिया की किसी दूसरी भाषा में निकलता तो इसको सम्मानित किया जाता, लेकिन इस बेचारी अभागी हिंदी की ऐसी दशा है कि इसमें कोई उसकी पूछने वाला नहीं है। उसी लेख में आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भट्ट जी से हमारी प्रार्थना है कि समय के रंग ढंग को देखकर उन्हें अपने लिखने का तर्ज कुछ बदल देना चाहिए और जिन विषयों पर वो लिखा करते हैं उनमें परिवर्तन करना चाहिए। ये अगस्त 1906 में, जून में उनकी वो 60 साल के हुए और जुलाई अगस्त में कई पत्रिकाओं में उनके ऊपर लेख आए। तो सरस्वती में यह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। बालकृष्ण भट्ट 1906 में द्विवेदी जी ने कहा कि अब अपना लिखने का रंग ढंग बदल देना चाहिए, और 1908 में बलुआ घाट की सभा की घटना घट गई। 1908 में खुदीराम बोस की फांसी पर सुंदरलाल ने एक विज्ञप्ति निकाली और एक इलाहाबाद के लेखकों को इलाहाबाद के बौद्धिक लोगों को आमंत्रित किया कि खुदीराम बोस की फांसी पर एक विरोध सभा की जा रही है, जिसकी अध्यक्षता उनको करनी थी, मदन मोहन मालवीय को और मोतीलाल नेहरू को, जिन्होंने क्रमशः मना कर दिया। और अंत में बालकृष्ण भट्ट सभा के अध्यक्ष थे। सुंदरलाल ने अपने संस्मरण में लिखा है कि कुल 27 लोग थे, जिसमें 13 तो CID के लोग थे, 17 अपने लोग थे। और जब लोगों ने बोला
तिलक के बहाने वह सभा की गई कि तिलक को उसी समय देश निकाला मिला है। बालकृष्ण भट्ट जब अध्यक्षीय वक्तव्य बोलने के लिए खड़े हुए तो वह तिलक पर नहीं बोले, खुदीराम बोस पर बोले और उन्होंने कहा कि का तिलक तिलक, इलाहाबाद की बोली में उन्होंने बोला। लोगों ने उनका कुर्ता खींचा कि क्या खुदीराम बोस का नाम सार्वजनिक तौर पर मत लीजिए। उन्होंने कहा कि क्यों हमारा कुर्ता खींचत हो, तिलक तिलक क्या तिलक तिलक करत हो, तिलक तो एक देश के लिए गए आज ही हैं, हम तो उनकी बात करत हैं जो फिर कभी नहीं हैं, जो अधखिले ही मुरझाई गए। हम तो खुदीराम बोस पर बात करेंगे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी पर बालकृष्ण भट्ट ने भाषण दिया। जो होना था वही हुआ, यह तो होना ही था। और कलेक्टर ने कायस्थ पाठशाला को नोटिस दिया और बालकृष्ण भट्ट को तलब किया अपने यहाँ। जैसे ही बलुआ घाट की सभा का नाम कलेक्टर ने लिया और कहा कि आप माफ़ी मांगिए, उन्होंने कहा अच्छी राम राम, हमका अस नौकरी ना चाहिए। केवल एक वाक्य कहा, हमका अस नौकरी ना चाहिए, और चीख उठाया और बाहर निकल गए। जमी जमाई गृहस्थी, 20 साल की गृहस्थी, 88 में वह अध्यापक हुए, गृहस्थी पटरी पर आई थी। हिंदी प्रदीप भी सज धज के साथ निकला था। अपने विचारों के खातिर बालकृष्ण भट्ट ने समझौता नहीं किया और चले आए। ऐसी ही एक घटना 1907 की है। मालवीय जी ने कहा कि आप क्यों इधर उधर प्रेस के चक्कर में हैं, हमारे अभ्युदय प्रेस से हिंदी प्रदीप भी छपेगा। और हिंदी प्रदीप छपने शुरू हुआ। बंदर महासभा काव्य वहीं से, उन्हीं के प्रेस से छपा, जिसमें उन्होंने कहा कि पुरुषोत्तम दास टंडन की कविता में एक जगह आया था कि अंग्रेजों को बंदर के रूप में दिखाया गया था, और एक जगह आया था कि एक मैदान में भारी तख्ता वापे चुनी रकाबी पास, कुर्सिन पे बहु बानर बैठे, कलछिन लैले खावे मांस। यह कौतुक अचरज हम देखा, पूछा एक बानर से जाए, बोला बानर सुनो विदेशी, हम सब केवल मांस खाए। वह बंदर कहता है कि हम तो केवल मांस ही खाते हैं, अंग्रेजी राज को वह बंदर के प्रतीक में। और मालवीय, जब इसको नोटिस हुई, मालवीय जी ने देखा तो मालवीय जी ने एक आर्डर पास किया अपने प्रेस को कि आज के बाद हिंदी प्रदीप जब भी छपे तो सत्यानंद जोशी उसे देख लिया करें। जब बालकृष्ण भट्ट को पता चला तो उन्होंने कहा कि मदन, हमारा लिखा सती देखें, हम डूब न मरें, हम जहर न खा लें, हमारा लिखा सती देखें, पास करें, तब हिंदी प्रदीप, तब अभ्युदय प्रेस से छपे। अब हिंदी प्रदीप की आज ही से मृत्यु समझी जाए, ऐसा नहीं होगा। हमारा लिखा आप देखें या पास करें तब छपे। उन्होंने वापस ले लिया और फिर वहीं दर दर भटकता हुआ। मालवीय जी के साथ उनकी, मैं बार बार कहता हूँ कि जो यह संवाद धर्मीय सहमति है, मालवीय जी उनके केवल नवजागरण के एक सहयोगी ही नहीं थे, उनके रिश्तेदार भी थे। उनके बेटे की बेटी की शादी मालवीय जी के बेटे से थी। लेकिन वैचारिक असहमतियों में न कहीं रिश्तेदारी थी और न उनका व्यक्तित्व। बालकृष्ण भट्ट किसी भी मुद्दे पर समझौता करने वाले नहीं थे। अपने सिद्धांतों के खातिर जो व्यक्ति अपने घर से अपने केवल कपड़े और एक लोटा थाली लेकर के पिता का घर छोड़ दिया हो, और फिर लाख मित्रों ने कहा कि नहीं पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी लो, उन्होंने कहा ना, सारी संपत्ति मेरी भाई की कमाई हुई है, मैं उसमें हिस्सा नहीं लूँगा, मैं अपने से, अपने बाहुबल से जो मिलेगा उसी से मैं अपना जीवन चलाऊँगा। वह अभाव का जीवन काटते हुए वह हिंदी प्रदीप को निकाले। लेकिन हिंदी प्रदीप का जो मोटो है, जिसे भारतेंदु ने बनाया था कि शुभ सरस देश स्नेह पूरित प्रकट हुए आनंद भरें, हिंदी प्रदीप प्रकाश मूर्खा तादि भारत तम हरे। हिंदी प्रदीप का जन्म ही हिंदी प्रदेश में प्रकाश और मूर्खता आदि जो अंधकार है, इनके हरण करने के लिए हुआ था। आज के दौर के संदर्भ में आप एक उदाहरण दूंगा। एक लेख है बनारस के विद्रोह का कारण। बनारस में एक छोटा सा विद्रोह होता है, मामूली विद्रोह है, जिसको पायनियर में, इलाहाबाद से निकलने वाले पायनियर में एक खबर छपती है कि बनारस में यह विद्रोह इसलिए हुआ कि एक रोड बनने के चक्कर में अंग्रेजों ने एक मंदिर के आसपास की खुदाई की है, और
कुल मिला के जिससे ध्वनि ये निकलता था कि मतलब ऐसे लोग हैं जो इस तरह के विकास चीज़ों में और मंदिर और धार्मिक चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। बालकृष्ण भट्ट ने उस पर एक लेख लिखा कि बनारस के विद्रोह का कारण, और उसमें लिखा कि विद्रोह का असल कारण मंदिर की नींव की खुदाई करना नहीं है, असल कारण है कि बनारस के किसानों पर एक नया कर लगा है। उन किसानों के कर के लिए यह विद्रोह हुआ है, जिसको जो अंग्रेजी राज के पोषक पत्र हैं, जो अंग्रेजी ढंग के लोग हैं, वो इसको इस रूप से भारतीय समाज को पिछड़ा साबित करने के लिए इस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और इस तरह की चीज़ें आप देखेंगे कि बाद तक कैसे शुरू से ही ओरिएंटल स्टडीज़ ने भारत का जो पाठ तैयार किया, उसमें बहुत पढ़े लिखे लोग कई बार जैसे जोनाथन डंकन और विलियम जोन्स के जो आपसी पत्राचार हैं, उसको आप देखिए। ये सब लोग, ये प्रखर न्यायविद और ओरिएंटल पाठ को गढ़ने वाले विलियम जोन्स ने, बनारस में एक प्रकरण आता है, एक ब्राह्मण पर हत्या का आरोप लगता है और वो तिलक लगाता है। उस पत्राचार में कहते हैं विलियम जोन्स कि यदि सज़ा उचित है और क्रूरतापूर्ण ढंग से भी सज़ा दी जाती है और देते हुए नौकर की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें मालिक का दोष नहीं होता। जो अंग्रेजी राज अपनी प्रगतिशील भूमिका स्थापित कर रहा है, बता रहा है और पिछड़ा साबित कर रहा है भारतीय समाज को, भारतीय लोगों को, उसके भीतर इस तरह की चेतना काम कर रही है। इंग्लैंड में भी काम कर रही है, इंग्लैंड का भी जो अपर क्लास था वहाँ भी काम कर रही है, और भारत में भी। यह 1857 के पहले की बात है, जोनाथन डंकन्स पेपर में इसके हवाले मिल जाएंगे। और भारत की लूट और बदनामी जो धर्मपाल ने जिस पर काम किया है, आप धर्मपाल के विश्लेषण से असहमत हो सकते हैं, जो स्रोत हैं उन स्रोत से आप असहमत नहीं हो सकते। वो बहुत श्रमसाध्य काम है, वो जो पूरी सीरीज है उनकी। सीटी मेटकाफ कहता है कि भारत पर इंग्लैंड का आधिपत्य तभी बना रह सकता है जब तक भारत की प्रजा को लगता रहे कि इंग्लैंड की सेना अजेय है और भारत में सर्वत्र फैली हुई है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि युद्ध कहीं नहीं हो रहा है, फिर भी सेना मार्च कर रही है, यहाँ से लेकर हिमाचल से लेकर के बंगाल जा रही है, बंगाल से लेकर यह इसलिए जा रही है। लॉर्ड रिपन ने एक जगह कहा है कि यहाँ चूंकि बेगार प्रथा है, तो हम ये सब, अगर ये हो रहा है तो इसके लिए सस्ते मजदूर मिल जाते हैं। बेगार में लोगों को आपने लगा दिया माल ढुलाई में, अंग्रेज़ों की खुशामद में, सामान को पहुंचवाने में, यातायात में। ये सब चीज़ें अंग्रेजी राज अपना भ्रम खड़ा करने के लिए यह सारी चीज़ें कर रहा है, और उस पर देश का पैसा लुटाया जा रहा है। बालकृष्ण भट्ट संपादकी में कहते हैं कि यह चिमटा ढोवन है, या हमारा रुपया यहाँ से ले करके, जैसे चिमटा ढोवन इसलिए कहते हैं कि चींटे जैसे मीठे कण को धीरे धीरे ले करके चला जाता है और अंत में कुछ नहीं बचता, वैसे ही ये अंग्रेज सब कुछ को लेके चले जाएंगे और अंत में कुछ नहीं बचता है। 1825 के आसपास सर टॉमस मनरो ने जो रेवेन्यू बोर्ड की कार्यवाही में भाषण दिया, उसमें वह जोर दे करके कहा कि ये जितने अत्याचार हो रहे हैं भारतीय प्रजा पर, इसको करने वाले हमारे अधिकारी अधिक अत्याचार करते हैं, वो अधिकारी जो यूरोपीय हैं। यह सब हिंदी प्रदेश के लेखक या बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखक 1857 के पहले की भी जो टिप्पणियां हैं वो उनके ध्यान में है, और अपनी संपादकीय टिप्पणियों में, लंबी संपादकीय राजनीतिक टिप्पणियों में उन सब का वह हवाला देते हैं, उन सब पर विचार करते हैं। वो कहते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब बनने शुरू होती है तो आप देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि हिंदी प्रदेश के लोग पिछड़े हैं और हिंदी प्रदेश में पश्चिमी शिक्षा की तरह की चीज़ों का विरोध करते हैं, वो चाहते हैं कि देसी ढंग के गुरुकुल पद्धति। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि इलाहाबाद में विश्वविद्यालय पश्चिमी तर्ज पर खुलना चाहिए। पंजाब या आर्य समाज के गुरुकुल ढंग के विद्यालय इलाहाबाद में अगर खुलेगा तो पश्चिमोत्तर प्रांत, एक संपादकीय टिप्पणी का शीर्षक ही है इलाहाबाद में विश्वविद्यालय, जिसमें कहते हैं कि इलाहाबाद में पश्चिमी मॉडल, अब उदाहरण देते हैं, ऑक्सफोर्ड के मॉडल का विश्वविद्यालय खुलना चाहिए इलाहाबाद।
देसी ढंग की शिक्षा पद्धति से निकले नवजागरण के विचारक ऑक्सफोर्ड के ढंग का विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। और आप देखिए कि 100 साल के भीतर ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के निकले हुए फिजिक्स के प्रोफेसर, जिन्हें मौका मिलता है कि वह विश्वविद्यालय और इस तरह की चीज़ों पर काम करें, वो कहते हैं कि ज्योतिष का विश्वविद्यालय खोलेंगे। यह जो विपर्य है, यह इस बात को प्रमाणित करता है कि नवजागरण की चेतना को हमने नहीं सीखा, या पूरी तौर से उस विचार चेतना को अब फॉलो किया जाना, अब लागू किया जाना हमारे जीवन में, आप बाद के भारतीय समाज की चीज़ों में उसको देखने की ज़रूरत है। यह अकारण नहीं है कि बनारस में सुधाकर द्विवेदी, जो ज्योतिष के विद्वान थे, उन्होंने फलित ज्योतिष की निंदा की और कहा कि यह फलित ज्योतिष ब्राह्मणों के पैसा खसोटने का चोंचला है। इलाहाबाद में बालकृष्ण भट्ट, जो संस्कृत के पढ़े लिखे व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि केवल संस्कृत झाड़ना समय को बर्बाद करना है और दिमागी मगजमारी है। क्या करो? कहते हैं कि कला कौशल में जापान का अनुकरण करो। उन्हीं सब बातों की आवृत्ति बाद में मदन मोहन मालवीय के लेखन में भी आपको सुनाई पड़ती है, जो बाद में इंडस्ट्रियल कमीशन के सामने जो असहमत नोट लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि जापान की तर्ज पर शिक्षा दीक्षा की चीज़ों की शुरुआत हिंदी प्रदेश में होनी चाहिए। तो हिंदी प्रदीप में जो लिखा गया वह एक बड़े संदर्भ में पूरे हिंदी नवजागरण का एक मुकम्मल घोषणा पत्र है। उसके ज्ञान अंतरिक्ष का एक समग्र वानगी आपको दिखाई पड़ेगी। ऐसी कोई दूसरी पत्रिका नहीं है जिसमें उस ज्ञान चेतना के समग्र रूप आपको एक जगह दिखाई पड़े। अपने राजनीतिक टिप्पणियों के साथ साथ उन्होंने बार बार कहा कि सुशिक्षा और सभ्यता का दम भरने वाले हम लोग देसी चीज़ों के लिए बर्ताव के लिए सिर धूनते हैं और प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि देश की बनी वस्तुओं के काम में न लाने से दरिद्रता देश में डेरा डाले हुए है, फिर भी हम स्वदेशी की तरफ ध्यान नहीं देते। कैसी उम्दादार अंग्रेज़ों ने उम्दा बरांडेदार बैरिकों की व्यवस्था की है, जिसमें अदना सा अदना गोरा आता है और कितना बहुमूल्य खाना खाता है और कितना उसके जीवन पर अंग्रेज खर्च करते हैं। और भारतीय अधिकारियों पर बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि भारतीय अधिकारियों पर केवल 8 रुपया, 100 रुपये में 8 रुपया खर्च होता है और बाकी सब ब्रिटिश अधिकारियों पर। यह जो दो तरह का भाव, इसीलिए इल्बर्ट बिल के सवाल पर, इसीलिए जो सहवास बिल आया, एज ऑफ कंसेंट बिल, उसके सवाल पर आप देखेंगे कि सहवास बिल के सवाल पर, एज ऑफ कंसेंट बिल के सवाल पर, जिस बंगाल को आप बहुत प्रखर नवजागरण का प्रतीक मानते हैं या बहुत आगे बढ़े हुए मानते हैं, वो सारे वहाँ लेखक आप देखेंगे कि एज ऑफ कंसेंट बिल के सवाल पर बहस कर रहे हैं कि नहीं, इस मामले में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। हिंदी प्रदेश में तो सारे लोग, प्रताप नारायण मिश्र और दूसरे ढेर सारे लेखक कहते हैं कि विवाह की उम्र क्या होगी यह सरकार नहीं तय कर सकती, ये तो सीधे सीधे सनातन परंपरा पर हमला है। ढेर सारे बालकृष्ण भट्ट उस चंद भारतीय समाज के लोगों के साथ खड़े हैं जो कहते हैं कि नहीं, यह उम्र बहुत कम है, इस उम्र को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे ही एक भारतीय विचारक हैं बहराम जी मालवारी, जिस तिलक को राष्ट्रीय चेतना में आप इतने प्रखर हम आगे बढ़े हुए मानते हैं। रुक्माबाई के प्रसंग पर मैं ज़्यादा विस्तार से रुक्माबाई के प्रसंग पर जाऊंगा, वह अलग एक विषय है। दरअसल इस भारत की खोज श्रृंखला में इतने सारे विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि वो सब अलग अलग स्वतंत्र बहस का विषय हैं। रुक्माबाई पर जाऊंगा तो वह अलग एक लंबा खींच जाएगा। उस पर सुधीर चंद की एक किताब ही है, इतिहासकार सुधीर चंद की, अनस्लेव्ड डॉटर। तो रुक्माबाई वाले प्रसंग पर जब रुक्माबाई के साथ कोई खड़ा नहीं है, रुक्माबाई ने कहा कि नहीं, मैं अपने इस पति के साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में हुई थी, तब मैं बच्ची थी, मैं उसमें न विरोध कर सकती थी न समर्थन कर सकती थी। और उन्होंने 11 साल तक मैं अपने पति के साथ नहीं रही, अब मैं चाहती हूं कि अपने पति के साथ में। कोर्ट ने आर्डर कर दिया कि नहीं, आपको पति के साथ रहना होगा, और उसकी अपील हुई लंदन। जब बहराम जी मालवारी ने कहा
कि इसमें चंदा किया जाए, हम रुक्माबाई के साथ खड़े होंगे, तो आप महाराष्ट्र के बड़े विचारकों को आप देखेंगे, लोगों ने कह दिया कि नहीं, यह विषय समाज का विषय है, हमारा काम राजनीति करना है, राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार करना है, हम इन सब विषयों पर ही समाज के हवाले छोड़ देंगे। मालवारी ने देश भर के संपादकों को चिट्ठी लिखी इस घटना पर। जाहिर सी बात है, हिंदी प्रदेश के भी संपादकों पर को चिट्ठी लिखी होगी, वो चिट्ठियां मिली भी होंगी, लेकिन हिंदी प्रदेश की पत्रिकाओं में बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका हिंदी प्रदीप ऐसी पत्रिका है जिसने इस घटना पर संपादकीय लिखी और अलग से रुक्माबाई पर एक प्रेस नोट भी, और उस संपादकीय का शीर्षक है मालवारी के विचारों की पोषकता। उन्होंने कहा कि ये क्या काम है कि हमारा काम राजनीति करना है, समाज के विषय पर हम नहीं बोलेंगे, यह पहला काम है और इस समय सबका काम है मालवारी के साथ खड़ा होना। और मालवारी पर जो लोग यह प्रश्न उठाते हैं कि कोई पारसी होकर के हिंदू समाज के भीतर क्यों बोल रहा है, वो गलत हैं। इस देश के नागरिक होने के नाते किसी को भी हक है कि कहीं यह एक बिल्कुल आधुनिक दृष्टिकोण है और बिल्कुल स्वतंत्र प्रगतिशील मूल्य है कि देश के नागरिक को कहीं भी किसी भी विषय पर बोलने का हक है, और बालकृष्ण भट्ट मालवारी के साथ खड़े होते हैं। यह एक विरल पक्ष है। इस तरह से ढेर सारे उदाहरण ऐसे हैं। एक किसी व्यक्ति ने पूछा उनसे, सनातनी और आर्य समाजियों की बहस हिंदी प्रदेश में बहुत हुई है और जिस पर बहुत सारे लोगों ने इस पर इसके गलत और सही दोनों निष्कर्ष निकाले हैं। तो एक बार किसी ने पूछा बालकृष्ण भट्ट से कि आप सनातनी हैं या आर्य समाजी? तो उन्होंने कहा कि न मैं सनातनी हूँ, न मैं आर्य समाजी, मैं बुद्धि का अनुयायी हूँ। इससे उनका स्वतंत्र बौद्धिक दृष्टिकोण प्रमाणित होता है। वो अगर आर्य समाज की कहीं गलतियां हैं तो उसे भी कहते हैं, अगर सनातनी परंपरा की गलतियां हैं तो उसके खिलाफ, तो उन्हें तो इलाहाबाद में क्रिस्तान कहा जाता है कि ये क्रिस्तान हैं, जो अब धर्म को नहीं मानते, जो इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते, जो हर तरह की चीज़ों को, जो एज ऑफ कंसेंट बिल की वकालत करते हैं कि हाँ शादी की उम्र, अंग्रेज़ों को कानून बनाना चाहिए कि शादी की उम्र, कम उम्र में शादियाँ न हों। इस तरह की चीज़ें, यह विधर्मी है, यह धर्म को नहीं मानता, इस तरह के लोग कहते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आधुनिक समय में यज्ञ वगैरह ये सब फालतू चीज़ें हैं, यज्ञ वगैरह को चंदा देना, यज्ञ वगैरह कराना, जागरण कराना, ये सब फालतू चीज़ें हैं। नवजागरण जिस असहमति को लेकर आगे बढ़ता है, उस असहमति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आसपास से शुरू होती हैं। जो लोग विचार और आचरण में जहाँ द्वैत है वहाँ यह काम बहुत आसान है, लेकिन जहाँ विचार और आचरण में एकता है वहाँ यह काम मुश्किल हो जाता है। बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि अगर यज्ञ का उदाहरण आज के डेट में तुम्हें देखना हो तो यज्ञ है कांग्रेस। यज्ञ का उदाहरण है कांग्रेस को दिया कि यह आधुनिक यज्ञ है। कांग्रेस के साथ अगर आप खड़े होते हैं, कांग्रेस, आप उस दौर में देखिए, नवजागरण के एक बड़े विचारक ने कहा है कि हिंदी नवजागरण 1857 का विपर्यय हो जाता है। मतलब 1857 की चेतना को आगे नहीं बढ़ाता है, बल्कि 1857 की चेतना का विपर्यय हो जाता है, और कांग्रेस खुद 1857 की चेतना का विपर्यय है। उन्होंने कहा अब कांग्रेस 1857 की चेतना का विपर्यय हो सकती है, कांग्रेस का गठन विपर्यय हो सकता है। कांग्रेस ने जिस राजनीतिक तमीज की शुरुआत की 19वीं शताब्दी में, और जिस लोकवृत्त को विकसित किया कांग्रेस के माध्यम से, एक राजनीतिक स्पेस बना, वह 1857 का विपर्यय नहीं है। उसमें हर तरह की चेतना है। आप देखिए कि लाला लाजपत राय सनातनी मूल्यों को और आर्य समाज को, दोनों को मानते हैं, और लाला लाजपत राय आर्य समाज से प्रभावित हैं, लेकिन लाला लाजपत राय की ही विरासत में भगत सिंह आते हैं। भगत सिंह से लाला लाजपत राय की जो कड़ियां हैं उसको आप जोड़िए तो 1857 की क्रांतिकारी चेतना का विकास आपको नवजागरण के लेखकों तक दिखाई पड़ता है। आप शहरों पर उस तरह से काम नहीं हुआ है। बनारस, मोतीचंद ने बनारस का इतिहास लिखा और वो उस दौर पर है। इलाहाबाद में शालिग्राम उपाध्याय ने वो जो प्रदीप, वो इलाहाबाद पर जो उनका काम है, इलाहाबाद पर कुछ दूसरे लोगों ने, विदेशी लेखकों ने कुछ काम किया है, C.A. बेली वगैरह ने। आप कानपुर पर देखिए, कानपुर पर नरेश चंद्र चतुर्वेदी ने एक किताब ही लिखी है, कानपुर के नवजागरण के लोकवृत्त पर। आप कानपुर में देखिए कि प्रताप नारायण मिश्र बहुत प्रखर राजनीतिक लेखक नहीं हैं,
लेकिन उन्हीं की स्मृति में नारायण प्रसाद अरोड़ा ने प्रताप की स्थापना की। और प्रताप से कानपुर के विद्रोही, जो पूरा प्रसंग है कानपुर के विद्रोही का, आप देखिएगा वो 1857 की चेतना का कैसे विकास है आपको दिख जाएगा। अशफाक उल्लाह से लेके भगत सिंह तक सब प्रकाश प्रताप प्रेस से जुड़े हुए हैं। अब विद्यार्थी जी उन सब की धुरी हैं। सत्यभक्त, राधा मोहन गोकुल, ईश्वर का बहिष्कार, धर्म का ढकोसला, लाला लाजपत राय की जीवनी लिखते हैं राधा मोहन गोकुल। तो ये सारी कड़ियाँ एक दूसरे से 1857 कैसे प्रभावित करता है, कहाँ तक। बालकृष्ण भट्ट की जीवनी बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखवाई लक्ष्मीकांत भट्ट से कि उनकी जीवनी लिखो। बालकृष्ण भट्ट से ही जुड़े राधा मोहन गोकुल हैं। राधा मोहन गोकुल कैसे आते हैं प्रणबीर से लेकर के पूरे कम्युनिस्ट मूवमेंट तक। तो पूरा लोकवृत्त आप देखेंगे तो आप वह पाठ नहीं है जो नवजागरण के बहस में दिखाई पड़ता है, इसलिए कि वो बहस मूल स्रोत सामग्री पर नहीं है, वह बहस मूल्यांकन का मूल्यांकन है। उस बहस में मूल स्रोत सामग्री के साथ अकेले अकादमिक हस्ताक्षेप, बहुत अकेले कहना थोड़ा मतलब वो है, लेकिन अकेले जिस ढंग की तैयारी के साथ कर्मेंद्र शिशिर ने किया है वैसा दुर्लभ है, जो मूल स्रोत के साथ हो। शालिग्राम श्रीवास्तव का नाम ठीक ही याद दिलाया रमाशंकर भाई ने। तो यह सारे लोग इलाहाबाद जो कानपुर पर काम है, बनारस पर जो उस दौर पर काम है, बनारस में घराना, बनारस में एक लेखक हैं राम नारायण मिश्र, जो यहाँ कामाख्या स्कूल के प्रिंसिपल हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों ने इंग्लैंड में भारतीयों को ट्रेनिंग देने वाले कॉलेज का कहा कि हम प्रिंसिपल बनाएंगे, आप चलिए वहाँ। उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। वो यूरोप गए तो उन्होंने एक किताब ही लिखी है, यूरोप में 6 मास, वो और उनके मित्र गौरी शंकर। अब वो भूगोल के विद्वान हैं और भूगोल पर उनकी किताब, मिस्र के भूगोल पर भी उनकी किताब है। जापान का उन्होंने इतिहास लिखा पहली बार। बालकृष्ण भट्ट ने उसका विज्ञापन छापा कि जापान का इतिहास हिंदी में ये आना चाहिए था, और यह ड्यू काम को पूरा किया है राम नारायण मिश्र ने। राम नारायण मिश्र घराना नाम से, ये विष्णुचंद्र शर्मा के नाना थे। पहली बार हिंदी में राणा डे की जीवनी राम नारायण मिश्र ने लिखी है। तो राम नारायण मिश्र और ये लेखक भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ियाँ। कैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ इस तरह की चीज़ें, ये कोश बालकृष्ण भट्ट उससे निकाले, कायस्थ पाठशाला से निकाले जाने के बाद, 1908 निकाले जाने के बाद रोजी रोटी का कोई साधन था नहीं। तो नागरी पचारणी सभा से जब कोश की शुरुआत हुई और कोश बनने की जब योजना बनने लगी, तो उन्होंने कोश में ज्वाइन कर लिया, आ गए। और हिंदी में कोश था नहीं, यह एक बड़ा ज्ञान मीमांसा का एक अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और यह कितना जरूरी काम था, इसको देखने के लिए आप जब देखेंगे तब पता चलेगा। नगेंद्र नाथ बसु का जो हिंदी विश्वकोश है, उसकी समीक्षा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी है। और उसकी समीक्षा पढ़ के आपको लगता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 6 महीना मेहनत करके वह समीक्षा लिखी है कि हिंदी में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जब लिखते हैं भारतीय ज्ञान मीमांसा के संदर्भ में, तो एक तरफ वह शिवरामन बामन आपटे पर भी लिखते हैं, तो दूसरी तरफ शमसुल उलमा मौलवी जकाउल्ला पर भी लिखते हैं। आज के नवजागरण पर बात करने वाले लोगों को सरसैयद में और भारतेंदु में, सरसैयद में और सितारे हिंद में और देवबंद में और बनारस के बीच में कड़ियाँ भले न दिखती हों, महावीर प्रसाद द्विवेदी तक यह कड़ियाँ दिखती हैं। वह जिस नवजागरण के वारिस हैं या जिस नवजागरण को आगे ले जाना चाहते हैं, उसका विकास सरसैयद और भारतेंदु दोनों उसके पूर्वज हैं। तो इसलिए वह शमसुल उलमा मौलवी जकाउल्ला पर भी लिखते हैं, शिवरामन बामन आपटे पर भी लिखते हैं, आदित्य राम भट्टाचार्य पर भी लिखते हैं, और राजा रामपाल सिंह पर भी लिखते हैं। यह समूचा लोकवृत्त जो हिंदी का बनता है,
वह एक तरह से नहीं बनता है कि खाली इन्हीं से यही लेखक हैं, 5-7 लेखक हैं और ये इन्हीं के आधार पर यह लोकवृत्त बनता है। उस समूचे हिंदी लोकवृत्त को प्रश्नांकित करने के लिए केवल 150 गाय पर लिखी हुई टिप्पणियां ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि 4000 अंग्रेजी राज विरोधी टिप्पणियों पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, जो गाय पर लिखी हुई टिप्पणियों से, जो धर्म पर लिखी हुई टिप्पणियों से 20 गुना अधिक है या 40 गुना अधिक है। उनको छोड़ करके आप एक को लेना और एक को छोड़ देना, यह ऐसा करना नवजागरण के साथ धोखा करना है। तब वह 1910 में सभा से जुड़ते हैं और सभा 2 महीने बाद ही, अप्रैल में वह जुड़ते हैं, 2 महीने बाद ही श्याम सुंदर दास का ट्रांसफ़र कश्मीर होता है और सभा कश्मीर चला जाता है। उनके बेटे ने तब सभा के इस घटना की निंदा और लोगों ने तो नहीं की थी, रामचंद्र शुक्ल तो मतलब जुड़े ही जुड़े थे, तो वो श्याम सुंदर दास के सामने बोलने की हिम्मत और किसकी हो, लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने इसकी खुली आलोचना की। और न सिर्फ खुली आलोचना की, बल्कि उनसे जुड़े कुछ एक लेखक ने अभ्युदय में एक कार्टून छपा और उस कार्टून में पहाड़ पर रेल की लाइनें बिछी हुई हैं और रेल ट्रंक पर किसी पर रामचंद्र शुक्ल बैठे हैं, किसी पर श्याम सुंदर दास, किसी पर बालकृष्ण भट्ट, किसी पर और लोग बैठे हैं और उस रेल के आगे का इंजन श्याम सुंदर दास के चश्मे की तरह बना हुआ है और वह रेल जा रही है। और इसकी आलोचना की, कहा कि यह पैसे की बर्बादी है। कोष श्याम सुंदर दास के एक व्यक्ति के ट्रांसफर हो जाने से समूचे कोष को ले जाकर वहां ले जाना, यह पैसे, जो पैसा चंदे से आया है। सभा हिंदी समाज के लोगों से चंदे से बनी हुई संस्था है और इसकी उन्होंने बहुत आलोचना की। हुआ यहीं कि वो गए और 2-3 महीने, अंत में चलनी तो श्याम सुंदर दास की ही थी। कोष गया कश्मीर और वहीं दुर्भाग्य से वह बांस की सीढ़ियों पर, लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए वो गिरे और उनका कूल्हा टूट गया और फिर वहाँ से लेके अक्टूबर में उन्हें रामचंद्र शुक्ल इलाहाबाद आए, इलाहाबाद छोड़ गए। हालांकि पुनः श्याम सुंदर दास का ट्रांसफ़र बनारस हो गया और फिर कोष बनारस आया। अंत में जब कोष के एक लेखक रिटायर हो गए, एक लेखक की मृत्यु हो गई, तो वो जगह खाली हुई, तो लोगों ने बहुत समझाया कि आप मत जाइए। श्याम सुंदर दास के तनाव को देखते हुए कहा कि आप मत जाइए आप, लेकिन बालकृष्ण भट्ट फिर नहीं माने, क्योंकि ललक यही थी कि नहीं, बांग्ला में विश्वकोश है, हमारी हिंदी में इस तरह का कोश नहीं है, मराठी में है, अंग्रेजी में है, हमारी हिंदी में नहीं है। तो हिंदी की ज्ञान मीमांसा को भरने के लिए इन लेखकों ने अपने व्यक्तिगत अपमान को पी करके वह पुनः बनारस आए और अंततः फिर लड़ाई हुई और फिर उस असहमति में फिर जब दोबारा उन्होंने कोष छोड़ा तो वह चले गए। फिर वह इलाहाबाद लौट आए और फिर वह कोष से नहीं जुड़े और थोड़े दिनों ही बाद, 1 साल बाद ही 1914 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर इलाहाबाद के बड़े से बड़े राजनेता और सभी पत्रकारों ने श्रद्धांजलि व्यक्त की। तो कुल मिलाकर वह 1817 से लेकर के 1910 तक जो हिंदी प्रदीप में जो उनका राजनीतिक सामाजिक लेखन है, साहित्यिक लेखन एक अलग हिस्सा है जिस पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उस नवजागरण के लोकवृत्त को विस्तारित करने में इस सामाजिक राजनीतिक लेखन की अधिक भूमिका है। इसलिए मैं इस पर जोर देना चाहता हूं कि इसको बनाने में बालकृष्ण भट्ट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उस दौर में एक बात ख़त्म करके, बस कांग्रेस के प्रसंग में एक बात ख़त्म करके 1-2 बातें मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। श्रीधर पाठक की एक कविता है कांग्रेस बधाई, और बालकृष्ण भट्ट की एक कविता है कांग्रेस निदान, और बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप के एक लेखक परसन की एक कविता है कांग्रेस पुकार। बालकृष्ण भट्ट कांग्रेस निदान बहुत लंबी कविता है उनकी, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं हिंदी में। यह बहुत
मतलब यह बहुत ख्यात नहीं है। कड़खा छंद में वह लंबी कविता है। श्री गणेश को पहले सुमिरो फिर बिस्मिल्लाह ओ रहीमान, अग्निदेव और बुद्ध गाड को सब मिल करे देश कल्याण। जय जय विजय धारिणी देवी सबकी खामिन कैसर हिंद, जे ही प्रभावते अभ्य चराचर ध्यावत मुनिजन श्री गोविंद। जगत भलाई को कारण है राजा नीतिमान गुणगान, सागर बाढ़े जिमि चंदालिक नृपहि निरख तिमि प्रजा सुखात। कांग्रेस जगत भलाई को कारण है, इस देश की भलाई के लिए कांग्रेस का गठन हुआ है। होए सुनाई सब रैयत की तिल तिल छान करे सरकार, सकल भांत अनरीत मिटावे जुल्म जोर को दे बहाय। यह जुल्म जोर को बहाने वाली संस्था है, ये मूल्यांकन कर रहे थे कांग्रेस के। उसी तरह की एक उनकी कविता है, नागार्जुन की एक कविता है, बाद में इसी शैली पर लिखी गई। नागार्जुन कहते हैं ना कि भारतेंदु के लिए उन्होंने एक जगह कहा है कि हिंदी की है रीढ़ गंवारू बोली, यह भावना तुम्हीने हम में घोली। हरगंगा पाठ एक बालकृष्ण भट्ट की कविता है। उसमें कहते हैं बालकृष्ण भट्ट की, पटवारी का एक्ट बनेगा हर गंगा, झटपट धाय महीने भर में नंबर पड़गा हर गंगा। मई जून में रुपया लेबे हर गंगा, रुपया केर जरूरत हमको हर गंगा। सबसे निर्मल कष्टकार है हर गंगा, पेट काट के लादी ढोवे हर गंगा। मतलब सोझे उजुर न लावे हर गंगा, जमींदार को घाटा नाही हर गंगा। कांग्रेस निदान, कांग्रेस इस राजनीतिक, इस परतंत्रता में एकमात्र निदान है। यह जोर देने वाले लोग 1857 की चेतना को कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, यह देखना हिंदी प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है और इसे बार बार देखने की इसलिए ज़रूरत है। बहुत सारी सामग्री पर चूंकि इस पूरे बहस में चर्चा ही नहीं हुई है, जिन्हें हम इस बहस में समेटते ही नहीं। हम यह देखते ही नहीं कि कैसे तिलक की जो जीवनी हिंदी में लिखी गई 1920 में उनके मृत्यु के बाद, मालवीय जी तिलक के से सहमत राजनेता नहीं थे। तिलक की लाइन दूसरी थी, मालवीय जी तिलक गरम दल की राजनीति के प्रतिनिधि थे और मालवीय जी नरम दल की पूरी राजनीति के प्रतिनिधि थे। लेकिन तिलक की जब जीवनी लिखी गई हिंदी में तो उसकी भूमिका मालवीय जी ने लिखी है। बड़ी शानदार भूमिका लिखी है उन्होंने। तिलक का मूल्यांकन बहुत बेहद महत्वपूर्ण ढंग से उन्होंने किया है। तो मालवीय जी की खुद जीवनी हिंदी में नहीं लिखी गई पहली बार, पहले वह उर्दू में लिखी गई, जिसे जबलपुर से एक जमाते इस्लामी के फाउंडर अबू आला मौदूदी ने लिखी, और दूसरी जीवनी उनकी मराठी में लिखी गई। पहले हिंदी में उनकी जीवनी बाद में लिखी गई। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि यह असहमतियां एक दूसरे से असहमत होते हुए अंग्रेजी राज विरोधी चेतना में नवजागरण के उन नायक, रिलीफ वर्क जब खुला है, अकाल और बाढ़ के बाद जब रिलीफ वर्क खुला है, तो आप पत्रकारिता में देखेंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो रिलीफ वर्क का मूल्यांकन कर रहे हैं कि यह अंग्रेजी राज की प्रगतिशील भूमिका है। बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि ना, यह प्रगतिशील भूमिका नहीं है, क्योंकि जो इंग्लैंड में जो कानून बने हैं रिलीफ को लेके, उस कानून का यह हिस्सा है कि उस दौरान आप पैकेट बंटवाएं, अनाज दें, ये करें वो करें। यह कोई हमारे साथ वो रियायत नहीं कर रहे हैं, वह उस कानून के मुताबिक अपना काम कर रहे हैं। अगर उन्हें रियायत करना हो तो भारतीय प्रजा के कर को माफ़ करें। रिलीफ वर्क खोलने के साथ जो सामान बांटा जा रहा है, कर नहीं माफ़ किया गया है। वह अकाल, बाढ़ और पीड़ा के ढेर सारे चित्रों के बीच भी अंग्रेजों ने टैक्स नहीं माफ़ किया। तो बालकृष्ण भट्ट उस यूरोपीय पश्चिम के तर्ज पर वह देखते हैं कि नहीं, जो पश्चिम में उदारवाद का जो कानून है, जिसमें रिलीफ वर्क खोलना किसी भी सरकार का, किसी भी लोकप्रिय लोकतांत्रिक सरकार का दायित्व है, उसी दायित्व के तहत इन्होंने रिलीफ वर्क खोले हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई हमारे साथ वो नहीं कर रहे हैं, कोई रियायत नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह अपना काम पूरा कर रहे हैं। हिंदी प्रदेश के लेखक या बालकृष्ण भट्ट जैसे लेखक या और भी दूसरे बहुत सारे लेखक आर्य समाज के सवाल को भी लेके बहुत चयन और संग्रह और त्याग के साथ हैं। आर्य समाज के सब कुछ को स्वीकार करने के लिए वह तैयार नहीं है।
आर्य समाज की बहुत सारी चीज़ों को वह स्वीकार करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को वह छोड़ देते हैं। तो आर्य समाज के साथ साथ हिंदी प्रदेश में जो यह दिखाने के लिए कि जाति सभाओं की जो भूमिका है, यह जाति सभाओं की भूमिका कई बार उस नवजागरण के भीतर एक दौर में बड़ी प्रगतिशील है। वैश्य समाज जो सत्य सनातन धर्म और वैश्योपकारक जैसे जो पत्र निकालता है, उसमें धार्मिक सुधार और राजनीतिक चेतना के विकास की बातें हो रही हैं। उनमें देखिए आप राधा मोहन गोकुल जैसे क्रांतिकारी लेखक भी जुड़े हुए हैं। तो जाति सभाओं के आधार पर यूपी बनारस में ही यूपी कॉलेज, हिवेट क्षत्रिय कॉलेज, उसकी एक खास भूमिका है उस लोकवृत्त के निर्माण में। उन सन नागरी पचानी को सभा देने वाले वह राजा महाराजा हैं, उनकी एक खास भूमिका है उस लोकवृत्त के विस्तार में, जिसका मूल्यांकन उस नवजागरण के संदर्भ में अभी होना बाकी है। हुआ है, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर सामग्री के साथ उसको होना चाहिए वह एक संस्थागत काम है। बहुत सारी पत्रिकाओं की अभी रचना विवरणी अगर केवल बना दिया जाए, इस काम को बड़ी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को इसमें आगे आकर के करना चाहिए। खुद इलाहाबाद में ही बहुत सारी पत्रिकाओं की अगर सामग्री की केवल रचना विवरणी बना दी जाए तो आपको ऐसी सामग्री हाथ लगेगी तो आपको लगेगा यह अकारण नहीं है कि सरस्वती में उस ढंग के राजनीतिक लेख नहीं छपे जिस ढंग के लेख वहाँ दूसरी पत्रिकाओं में छपे। मैं कोई इससे सरस्वती का महत्व नहीं मैं कम कर रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ कि आखिर क्या कारण है कि जब अभ्युदय निकला और अभ्युदय का नामकरण किया हिंदी प्रदेश के बिगड़े दिल पत्रकार बालकृष्ण भट्ट ने, मालवीय जी ने कहा कि नाम बताइए एक पत्रकार, तो उन्होंने कहा अभ्युदय रखो। अभ्युदय जब निकला तो उन्होंने कहा कि एक पत्रकार को दीजिए, कोई अच्छा हिंदी का पत्रकार हो जो हम अपने यहाँ रखना चाहते हैं। तो किसे दिया बालकृष्ण भट्ट ने? सरस्वती में काम करने वाले गणेश शंकर विद्यार्थी गए अभ्युदय, क्योंकि गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए सरस्वती उस रेंज का पत्र ही नहीं था जहां उनकी चेतना को पूरा विस्तार मिल सके। गणेश शंकर विद्यार्थी साहित्यिक चेतना तक सीमित नहीं थे, उनका एक बहुत बड़ा व्यापक राजनीतिक संदर्भ था। तो उस बालकृष्ण भट्ट ने उनको भेजा। यह अलग बात है कि अभ्युदय से अलग होकर के वह बीमार पड़े और फिर कानपुर गए, कानपुर में वह प्रताप से जुड़े, लेकिन अभ्युदय की वह चेतना बनी रही बात तक, जब तक उसमें कृष्णकांत मालवीय, सत्यानंद जोशी इस तरह के लोग थे। हालांकि बाद में अभ्युदय की चीज़ों पर भी विचार किया जाना चाहिए। तो बहुत सारी पत्रिकाएं खुद इलाहाबाद में ही हैं जिनकी अभी रचना विवरणी तक उपलब्ध है, हम जानते तक नहीं कि उनमें क्या है। उर्दू के बहुत सारे पत्र, स्वराज के कुल 2.5 साल में अंक निकला 75, और सभी संपादकों को अगर सज़ा मिला दी जाए तो 113 साल की सज़ा होती है, जो काला पानी की सज़ा हुई संपादकों को, होतीलाल वर्मा और भटनागर शांति स्वरूप नारायण तक। और स्वराज के मुकदमे को लड़ा मदन मोहन मालवीय ने, जिसको हिंदू महासभा से जुड़े लोग जिसकी आलोचना कर रहे थे कि आप इस उर्दू पत्र की वकालत क्यों कर रहे हैं, उसके मुकदमा को क्यों लड़ रहे हैं। मालवीय जी ने कहा कि हमारे लिए यह उर्दू पत्र नहीं है, हमारे लिए यह हिंदुस्तान के नौजवानों की वह आवाज़ है जिस आवाज़ को मैं कैसे तब जाने दूं। और उस मुकदमे को उन्होंने लड़ा। तो ये सारे इस निर्माण की पृष्ठभूमि में बालकृष्ण भट्ट के बहाने इस हिंदी नवजागरण के आसंग में इस तरह की जो क्रांतिकारी चेतना है इसको देखा जाना चाहिए, जिसे अभी नहीं देखा जाना चाहिए गया है। बनारस में ही भाई बहुत सारी चीज़ लोगों को जानता हूँ, बहुत सारी पत्रिकाओं को व्यक्तिगत रूप से मैं जानता हूँ जिसका अभी उस तरह से जिक्र नहीं है। खुद महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी की सामग्री पर उस तरह से जिक्र नहीं है, जबकि उनके राम कहानी पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। पृथ्वी प्रदक्षिणा पर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने समीक्षाएं लिखी। हिंदी विश्वकोश पर द्विवेदी जी ने समीक्षाएं। द्विवेदी जी जो, आप यह देखिए, क्या यह अकारण है कि भारत भारती की पृष्ठभूमि में द्विवेदी जी कहते हैं कि अल्ताफ हुसैन हाली की तर्ज पर भारत एक रचना लिखी जानी चाहिए हिंदी में। हिंदी को, हिंदी उर्दू और हिंदू मुसलमान हिंदी नवजागरण को करने वाले लोग ध्यान दें कि उनसे पहले लिखी गई अल्ताफ हुसैन हाली के मुसद्दस, उसकी तर्ज पर भारत भारती लिखी जा रही है। अब मुसद्दस की चेतना एक बड़े व्यापक संदर्भ में है,
उसके मुकाबले यह कहते हुए मैं बहुत विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मुसद्दस के मुकाबले भारत भारती की चेतना थोड़ी सी सीमित है। वो उतनी विस्तृत चेतना नहीं है जिस चेतना को लेकर मुसद्दस चलता है। ऐसे बहुत सारे लेखक, उसी इलाहाबाद में शमसुल उलमा मौलवी जकाउल्ला जो ज्ञान मीमांसा पर काम कर रहे थे, उसकी कड़ियाँ बालकृष्ण भट्ट से जुड़ी हुई हैं। बालकृष्ण भट्ट बुद्धि प्रकाश की भी समीक्षा लिख रहे थे, गणक तरंगिणी की भी लिख रहे थे, श्रद्धाराम फुलवरी के सत्य सनातन प्रवाह की भी समीक्षा लिख रहे थे, और शीशा बनाने की विधि किताब की भी समीक्षा लिख रहे थे। हिंदी में भूगोल की भी किताब लिखी जा रही थी, और शीशे के निर्माण की भी किताब लिखी जा रही थी, साबुन बनाने की विधियाँ, इस पर भी टिप्पणी लिख रहे थे। तो यह लोकवृत्त केवल कविता कहानी उपन्यास केंद्रित नहीं था, उसका एक बड़ा लोकवृत्त था। संभवतः मैंने पहले भी कहा कि मैं हो सकता है कि मेरी बात बहुत अव्यवस्थित किस्म की हो, लेकिन इस एक संकेत के तौर पर मैंने आपसे बातचीत की। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।